हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एमबी क्लासेस पर। मैं आज क्लास 12 का फिज़िक्स में चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। ये पार्ट ऐसा है कि मैं इसे स्क्रीन रिकॉर्डर द्वारा अच्छे से नहीं समझा सकता था, इसलिए व्हाइट बोर्ड पर आया हूँ। इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करने हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, क्योंकि स्थिति दो होती हैं, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं। तो मैं पहले आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करके यहाँ दिखाऊंगा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिसके वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि निकाय होता है जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना होता है। दोनों बिंदु आवेश चिन्ह में अलग अलग और परिमाण वेग जैसे होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, मध्य बिंदु O है, -q आवेश A पर रखा है, +q आवेश B पर रखा है, और इनके बीच की दूरी 2a है। अब हमें अक्षीय स्थिति में क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है ये AB जो लाइन है, ये द्विध्रुव का अक्ष है। AB जो लाइन है, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन AB है, वो द्विध्रुव का अक्ष है। अब इस अक्ष पर हमें एक बिंदु लेना है और वहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें एक व्यंजक प्राप्त करना है। मान लो इस अक्ष की सीध में ये इसकी एक रेखा है, इस रेखा में आपको कहीं भी बिंदु लेना है। यहाँ ले सकते हो, इधर साइड भी ले सकते हो, या फिर इधर साइड भी ले सकते हो। तो यहाँ मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा, मैं इसका डेरिवेशन करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ इसको जगह छोड़ रहा हूँ, इसे मैं यहाँ एक बिंदु ले लेता हूँ अक्षीय स्थिति में P। इस बिंदु P पर मुझे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अब ये बिंदु P जो है, ये बिंदु P, इसकी मुझे दूरी देखनी है कि द्विध्रुव से कितनी दूरी है। तो ये ध्यान रखना, न तो दूरी यहाँ से ली जाएगी, न यहाँ से। ये मध्य बिंदु से दूरी ली जाती है। तो मध्य बिंदु OS से यहाँ से हम इस दूरी को मापेंगे, और हमने मान लिया मन में ये बिंदु क्या है, ये दूरी कितनी है, R है। कितनी है, R। इस R दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो कुछ और सरल चीज़ें हैं, उनको आप देखें। यहाँ से ये दूरी कितनी है, R। अब इसके बाद यहाँ से इस दूरी को देखें, क्योंकि दो बिंदु आवेश हैं, दोनों के कारण अलग अलग हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर उनको वेक्टर मेथड से जोड़ेंगे दिशा देखकर। तो यहाँ से देखें तो ये दूरी यहाँ से देखी जाएगी तो R + A होगी, क्योंकि एक A यहाँ तक तो R है भाई, R से A और ये ज़्यादा है तो R + A हो जाएगा ये यहाँ से। और यहाँ तक देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये भाई, यहाँ तक ये टोटल R है, तो इसमें से A इतना कम हो जाएगा, तो ये R - A हो जाएगा, ये इतना। ठीक है, ये दूरियां यहाँ आपको पता चली गई हैं। अब हम आसानी से, हाँ एक बात और, ये जो पूरा जो समायोजन है, इसके बारे में हम थोड़ा थ्योरी में लिखते और हैं कि क्या क्या ये चीज़ें हैं, कहाँ से कौन सी दूरी कहाँ पर है, वो चीज़ हम सब लिखते हैं। तो क्या लिखना है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपको क्या लिखना है, देखो तो लिखना है, माना, देखो जो चीज़ दिखाई दे रही है वो पूरी चीज़ आपको लिखनी है। ये मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ, आप इसे अपने तरीके से भी लिख सकते हो, वह शर्त सही होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, मैं गारंटी लेता हूँ ये पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक एक अक्षर आपकी समझ में आना है, ये गारंटी है मेरी। देखो कैसे, माना एक वैद्युत को शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव AB। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB निर्वात या वायु में स्थित है। ये बात लिखनी है आपको भाई, ये तो क्लियर दिख रहा है। एक वैद्युत द्विध्रुव AB निर्वात या वायु में स्थित है। इसके लोगों मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है बिंदु P, स्मॉल r दूरी पर कहाँ है, अक्षीय स्थिति में। ये सब बातें आपको लिखनी है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु, इसे अक्षीय रेखा पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया है, आप अपने हिसाब से भी इसे लिख सकते हैं, पर यह सही होना चाहिए। तो अक्षीय स्थिति में बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बात आपको यहाँ लिखनी है। बिल्कुल वही चीज़ है जो इसमें दिखाई गई है। ध्यान से फिर देखें। माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी निर्वात या वायु में स्थित है, निर्वात या वायु में स्थित है। अब एक बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में, देखो अक्षीय स्थिति में ही है, एक बिंदु P है, बिल्कुल है P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप अपने हिसाब से भी, मैंने कई बार बताया, आप लिख सकते हो उसे, लेकिन सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं है। अच्छा समझ में आया होगा। पिछली वीडियो को भी देखें, तभी आपके और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब करना क्या है, हम एक पिछली वीडियो में एक बात पढ़े हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ दो बिंदु आवेश हैं, दोनों के कारण हम वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? पहले हम लगाएंगे -q बिंदु आवेश, -q बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E a द्वारा व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये ए बिंदु पर रखा है। -q कहाँ रखा है? ए पर, तो इसे मैं E a से लिख लेता हूँ। तो E a इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ दूरी होती है r इस जगह पे, लेकिन दूरी देखें कितनी है? a से दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि हम ए वाला जो बिंदु है, जो बिंदु आवेश यहाँ रखा है, यहाँ इससे ज्ञात करनी। कहाँ तक? P पर ज्ञात। इतनी दूरी हमारे पास होनी चाहिए। ये दूरी कितनी है हमारे पास? r+a। तो यहाँ आ जाएगा r+a का स्क्वायर। वैसे फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। दूरी r का काम यहाँ r+a कर रही है, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। और ये सभी चीज़ें वो आपको दी गई हैं। q आवेश q ही है, ये दूरी केवल बदल चुकी है। दिशा कहाँ है इसकी? दिशा है, हाँ दिशा। और एक चीज़ देखें, -q आवेश। अब एक परीक्षण धनावेश अपने मन में कल्पना करके देखें, तो इस परीक्षण धनावेश को ये बिंदु आवेश -q अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी E a की, वो इधर होगी। ये ध्यान रखना। समझ में आई बात? ये मैंने केवल कल्पना के लिए माना है, आपको ये कल्पना ही कर देखनी है। अब परीक्षण धनावेश को ये बिंदु आवेश +q धकेलेगा या अपनी ओर आकर्षित करेगा? तो इसका बात है, ये भी प्रतिकर्षित करेगा। ये यहाँ से +q आवेश पर इधर बल लगाने के बजाय इधर लगाएगा, तो ये इसकी दिशा EB हम कहेंगे, क्योंकि B पर है ये बिंदु, तो EB की दिशा इधर होगी। दोनों एक दूसरे का अपोजिट में है, तो इस दिशा को आप कह सकते हो PB। तो PB की दिशा में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद +q बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसके कारण है? +q बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेम है EB लगाएंगे यहाँ, क्योंकि +q आवेश बिंदु B पर है, वहाँ देखें ध्यान से। आप इसको E1 और E2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किसके कारण है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही फॉर्मूला है। Q सेम है, वहाँ यहाँ भी Q है, वहाँ भी Q है, लेकिन माइनस प्लस का है। इनमें सदिश राशियों में चिन्ह को न लेकर केवल दिशा पर ध्यान दिया जाता है, तो Q ही लिया जाएगा, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। दूरी की बात करें तो हाँ, दूरी इसमें बदल जाती है। ये -q से P तक की दूरी r+a थी, लेकिन +q से P तक की दूरी केवल r-a है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये r-a का स्क्वायर। लेकिन दिशा की बात करें तो दिशा ये EA की दिशा इधर थी और EB की दिशा उधर है। उधर का मतलब है यहाँ ऐसे, तो BP की दिशा में। कहाँ? BP की दिशा में। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। परिणामी मतलब हमें तो देखो यहाँ दो वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं, एक E और EB, लेकिन यहाँ की दो वैद्युत क्षेत्र की बात हुई है नहीं, यहाँ केवल एक ही वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इनका रिजल्टेंट यानी इनका परिणामी एक ही।
तो परिणामी में क्या करेंगे, इन दोनों को संयुक्त करना है, जोड़ना है। और संयुक्त करने के लिए हमें सदिश राशियों में क्या देखना होता है कि अगर दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो उनका परिणामी निकालने के लिए इनको घटाया जाता है। और अगर एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो उनका परिणामी निकालने के लिए उनको जोड़ा जाता है। अब यहाँ देखें तो क्या सेम दिशा है? नहीं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। वहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और यहाँ भी देखें तो कैसे विपरीत हैं। तो हम क्या करेंगे कि EA व EB का अगर परिणामी निकाला जाए तो परिणामी क्या होगा भाई, E बराबर हो जाएगा EB माइनस EA, EB माइनस EA। यहाँ इनका ये परिणामी होगा। EB और EA का मान रखें तो क्या होगा, EB का मान रखें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस A का स्क्वायर, ये है QB। भाई ये Q आगे ले लिया है बस सुविधा के लिए, मैं बताऊंगा, इससे थोड़ी सुविधा होगी हमें, कॉमन ले लेंगे इनको। माइनस EA का मान रखें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r प्लस A का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। EB और EA का मैंने मान रखा है, बीच में माइनस चिन्ह है, इन दोनों को घटाना है। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा नीचे। हाँ, एक बात और, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई यहाँ EB माइनस EA क्यों लिया है, EA माइनस EB भी ले सकते थे तो बिल्कुल ले सकते थे, EA माइनस EB भी ले सकते थे। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, देखो ध्यान दें। एक मेरे पास ये पत्थर है, एक लड़का बीच में रखा है, एक लड़का ऐसे 10 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है, ध्यान दें, और दूसरा लड़का ऐसे 2 न्यूटन के बल से, जो छोटा बच्चा है वो इधर खींच रहा है। अब क्या कहोगे आप, इस पत्थर पर कितना बल लगा है? तो कुछ तो कह रहे होंगे कि सर इस पर 12 न्यूटन का बल लग रहा है। तो नहीं, इस पर 12 न्यूटन का बल नहीं लग रहा है, इस पर केवल 8 ही न्यूटन का परिणामी बल लग रहा है। और वो किधर लग रहा है, इस बच्चे क्यों, क्योंकि इस बच्चे ने 2 न्यूटन वाले बच्चे ने इस 10 न्यूटन में से 2 न्यूटन बल क्या कर लिया, अपनी ओर खींचकर कम कर दिया है। तो केवल 8 न्यूटन बल इस बच्चे का प्रभावी है, जो इस पत्थर पर कारगर है, लग रहा है। अब बात करें हमने कैसे घटाया, बड़े में से छोटा ही तो घटाया। अगर इधर होता ये 10 न्यूटन और इधर क्या होता 2 न्यूटन, तो इसमें से इधर को इधर घटाते तो इधर आता। अब दिशा कहाँ आएगी, इतना पता चल गया कि पहली बार में दिशा इधर आती और अब किधर आएगी, इधर आएगी, बस ज़्यादा की तरफ। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस सदिश का मान ज़्यादा होता है उसमें से कम वाले को घटाते। ये यहाँ में इसका कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ यहाँ कि जिस सदिश का मान ज़्यादा होता है उसमें से कम वाले को घटाते। यहाँ EB ज़्यादा है EA से, इसलिए ही मैंने EB में से EA घटाया है। हालांकि मैं यहाँ EA में से EB भी घटा सकता था, लेकिन EA का मान यहाँ कम है EB से, इसलिए घटाया है। तो यहाँ से आगे और देखें, इसको सॉल्व करें तो E ये चीज़ दोनों के पास कॉमन है तो इसे कॉमन लेंगे, ये और ये दोनों के पास ये कॉमन मिल जाएगी हमें। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे आगे ले लें। इसे आप उतार लीजिए, ये जो चीज़ है इसे उतारिए फटाफट। मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ, अभी उतारें जल्दी। चलो ठीक है, उतार लिया। तो अब इसे हटाता हूँ मैं यहाँ से। अब इसे देखें, E ये कॉमन चीज़ को आप यहाँ से आगे कॉमन ले लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो बच रहा है उसे लिखें। तो ये यहाँ रह जाएगा 1/r माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का स्क्वायर। और आगे इसे करें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा भाई, इसे कैलकुलेट करेंगे इस भिन्न को, तो r प्लस A का स्क्वायर माइनस r माइनस A का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, इन दोनों का गुणा हुआ है तो a माइनस बी a प्लस बी, एक सर्वसमीका होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही बात हुई है यहाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी होल स्क्वायर दोनों के पास है तो वो ऐसा का ऐसा ही लगा रहेगा। और इन दोनों को देखा जाए, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, ये चीज़ आ गई है। और इसे आगे बढ़ाऊँ क्योंकि नीचे जगह कम है तो यहीं और इसे हल कर देता हूँ।
तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेटों को खोला जाए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये चीज़ बन जाएगी। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। अब इसे खोलें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस से, और 2ar ये उल्टे इसलिए आए हैं क्योंकि ये माइनस वाला चिन्ह जब ये ब्रैकेट के बाद खुल जाएंगे तो ये सभी के चिन्ह बदल देगा। ये माइनस प्लस का आता, ये प्लस का, ये माइनस का, लेकिन इसने ये बाहर वाले चिन्ह ने ये सभी बदल दिए हैं और नीचे वही चीज़ रहेगी क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो चीज़ कट रही है उसे काट दें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है। अब आगे और बढ़ाएं इसे, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच रहा है यहाँ ध्यान से देखें, 2ar और 2ar, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 4ar, और नीचे क्या बचेगा, नीचे वही चीज़ है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद अब और इसे आगे करें तो देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था, ये तो उतार लिया होगा शायद आपने, इसे चलो यहाँ से हटा देता हूँ इसे, ये भी आपने उतार ही लिया होगा, बहुत देर पहले किया था। एक चीज़ मैंने बताई थी P बराबर 2aq, P इक्वल टू 2aq, लेकिन यहाँ और ये चीज़ मिल रही है, ध्यान से इन दोनों चीज़ों को देखें तो ये मिलाकर होता है क्या, 4aq, मतलब 2aq का 2 गुना, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 2p, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें, और ये चीज़ दोनों मिलकर क्या हो सकती हैं 2p, और ऊपर ये r बची रही है, भी इसका कुछ नहीं हुआ है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई ये क्या है 4aq, 2aq होता है p, और 2aq का 2 गुना है 4aq, तो ये क्या है 2p है, फिर क्या है 2p। अब और इसे आगे बढ़ाएं तो एक चीज़ आपको मिलेगी, यदि a छोटा है r से, भाई a जो क्या है, मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बताया था, वैद्युत ध्रुव की आपको परिभाषा बताई थी, तो दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो एक तो ये 2a ही बहुत अल्प है, 2a से आधा है a, तो ये तो और ही ज़्यादा छोटी है, तो ये a बहुत छोटी है r की तुलना में, तो a लेस देन r, तब क्या होगा, तो ए स्क्वायर तो बहुत ही छोटी होगी किससे, आर स्क्वायर से, इसलिए इसे भी मैं बताऊंगा क्यों होता है। इसलिए ए स्क्वायर को क्या करने पर, नगण्य मानने पर, जब नगण्य मानकर इसे हटा देंगे तो क्या बनेगा हमें, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर की, यानी आर की घात 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर मैंने छोड़ ही दिया है, 2 घात और 2 घात के ऊपर 2 घात तो 4 घात, ये चीज़ आई। अब ये एक घात है और ये 4, तो ये घातें रह जाएंगी यहाँ 3, तो e इक्वल टू बचेगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। ये आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फाइनल व्यंजक मिल जाता। एक चीज़ इसे समझ लें, अगर कुछ न समझे हो तो ध्यान से अभी देखो क्या करना है इसे। इसमें एक चीज़ ये देखें कि ये चीज़ क्यों होती है। देखो मैं आपसे कहूँ कि 0.5 छोटा है 10 से, है बिल्कुल सही बात है। अब 0.5 का स्क्वायर करूँ तो कितना होगा, 0.25, ये तो और ज़्यादा छोटा होगा, और इसका स्क्वायर करूँ तो ये कितना होगा 100, ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, काय से 100 के स्क्वायर से। तो स्क्वायर करने पर छोटी संख्या और ज़्यादा छोटी और बड़ी संख्या और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इनके बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण हमने इस पद को क्या कर दिया, यहाँ से छोड़ दिया है। इसकी तुलना भी कैसा है, नगण्य है। ठीक है, अब अगली वाली एक और इसमें निरक्षीय स्थिति है, उसे समझें और इसे आप नोट कर लीजिए। मैं अगली वाली जो स्थिति है निरक्षीय स्थिति, उसके बारे में आपको यहाँ बड़े अच्छे मेथड से बताऊंगा, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए।
तो दूसरी जो स्थिति है उसमें वो है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय का मतलब है अक्ष से अलग। अक्ष तो ये होता है ए बी की रेखा पर इधर या इधर कोई भी बिंदु होगा वो अक्षीय स्थिति में होगा। निरक्ष का मतलब है इससे बाहर। तो निरक्षीय स्थिति में जो डेरिवेशन आपके सिलेबस में आता है वो निरक्षीय रेखा पर लंबार्धक रेखा का पर आता है। लंबार्धक का मतलब है एक ऐसी रेखा जो अर्धक का मतलब आधे पर हो, लंब मतलब इसके लंब हो, इस पर लंब हो। तो लंबार्धक रेखा पर एक बिंदु मैंने यहाँ कोई बिंदु P लिया है और इस P बिंदु पर मैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहा हूँ। P बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है। तो अलग अलग बिंदु आवेशों से और मुझे पहले की तरह दूरी निकालनी पड़ेगी। पहले में क्या हुआ था कि -q से r + a दूरी थी, +q से r - a दूरी थी। लेकिन यहाँ r - a और r + a नहीं है, यहाँ क्या ये दूरी है ये। तो ये जब r है और ये a है और ये लंबार्धक रेखा है, मतलब ये 90 अंश पर है, तो इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से ये पाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, देखो ये ध्यान दें, ये कर्ण है तो AP का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर के यानी r के स्क्वायर के, और आधार का स्क्वायर मतलब a के स्क्वायर के। समझ में आई बात। और AP निकालने हैं तो AP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर अंडर रूट बन जाएगा, तो r² + a², ये चीज़ मिलेगी, ये AP। सेम सभी वैल्यू बराबर होने के कारण ये BP भी यही चीज़ मिलेगी सेम। और -q बिंदु आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस बिंदु पर देखोगे, +q0 यहाँ आवेश रख कर देखें तो Q0 + q को ये बिंदु आवेश अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित बल लगाएगा, यानी इधर खींचेगा। तो यो बल की दिशा होती है, जो परीक्षण आवेश पर बल की दिशा होती है। परीक्षण धनावेश पर, ये भी ध्यान रखना, परीक्षण धनावेश पर बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये E A की दिशा मिलेगी हमें यहाँ इधर। और E B यहाँ से B पर देखें तो परीक्षण आवेश पर ये बिंदु कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण या आकर्षण, तो यहाँ प्रतिकर्षण बल लगाएगा क्योंकि ये भी धनावेश होगा और वो परीक्षण आवेश भी कैसा होगा, धनावेश। तो प्रतिकर्षण में क्या होगा, ये ऊपर ऐसे चला जाएगा। ये EB बड़ा बना देता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये EB है, ध्यान रखना EB, ये EA है। इन दोनों के बीच में यहाँ हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, जो इन दोनों का अध्यारोपण के बाद हमें यहाँ मिलेगा। ये कोण थीटा है, तो ध्यान दें ये भी कोण कैसा होगा, थीटा, और ये भी कोण थीटा। और दोनों कोणों की बात की जाए, इन दोनों कोणों की बात की जाए, ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ये ध्यान रखना। ये E है, केवल E, ठीक है। तो ये दोनों कोण थीटा और थीटा 2 थीटा, और इन दोनों ये कोण थीटा कैसे हुआ, ध्यान है, ये ध्यान दें, ये जेड की आकृति का कोण है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण होने के कारण जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो सेम ये पूरा जो ये सिस्टम है मैंने पहले भी लिखा था और फिर भी लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना है अपनी भाषा में, थ्योरी में एक चीज़ लिखनी है। कैसे, ध्यान से देखें, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा कम पड़ जाता है, माना है कि वैद्युत द्विध्रुव AB निर्वात या वायु में स्थित है। ये बात पहले भी लिखी गई थी, तो ये बात तो किसी में भी अलग नहीं है भाई, यहाँ भी निर्वात या वायु में स्थित है और वहाँ भी निर्वात या वायु में स्थित है, तो ये बात तो दोनों में है, कॉमन रहेगी। इसके बाद अब दूसरी बात इसमें बदल जाएगी, वहाँ बिंदु अक्षीय स्थिति में था P, यहाँ निरक्षीय में है, तो क्या कहेंगे, इसके मध्य बिंदु, वही बात है यहाँ तक, तो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर भी है, भाई वहाँ भी r दूरी पर था और यहाँ भी r दूरी पर है। ये बात नहीं कही गई भी कहाँ है, तो कहाँ है उसे और लिखेंगे, स्मॉल r दूरी पर लंबार्धक, ये बात लिखनी है। चलो यहाँ लिख देता हूँ उसे, दूरी पर लंबार्धक रेखा पर, लंबार्धक रेखा पर निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति है ये, निरक्षीय। तो अक्षीय तो है नहीं, अक्षीय तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो निरक्षीय स्थिति में बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चीज़ है। मुझे ये सबसे बढ़िया अपनी लिखने का जो तरीका लगता है, तो मैंने यहाँ अपने तरीके से लिखा है। तुम्हें अच्छा लगे तो इसे लिखो, और नहीं आप अपने हिसाब से अपना तरीका बदल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई भी बात छूटी नहीं चाहिए और सही होना चाहिए। इसमें से कोई भी बात जो मैंने यहाँ शो की है, कोई भी इसमें से छूटी नहीं चाहिए और सही होना चाहिए। इसके बाद ये बात लिखने के बाद आप अपना जो डेरिवेशन है वो शुरू कर सकते हैं। बहुत से बच्चे तो यही सोचते हैं सर शुरुआत कहाँ से की जाए, तो शुरुआत करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये बात सबसे लिखें, पहले लिखें। दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक चीज़ तो शुरुआत, और दूसरी चीज़ हमें लाना क्या है। इसका जो लास्ट में जो व्यंजक है वो आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या, कहाँ पहुंचना है। जब आपको मंजिल नहीं पता होगी तो आप रास्ते पर चलकर कहाँ पहुंचोगे, आपको कैसे पता होगा हमें पहुंचना कहाँ है। तो लास्ट वाला जो चीज़ है, जो व्यंजक है, वो आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। ठीक है, अब मुझे पता है तो मैं इसे सीधे आगे करता जाऊँगा और जहाँ मुझे रोकना है वहाँ रोक दूँगा। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ रोकना है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान दें, -q बिंदु आवेश के कारण, -q बिंदु आवेश के कारण, साथ ही साथ रोककर इसे उतारते जाएं, वैद्युत क्षेत्र, ऐसे भी लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा दें, ऐसे ही लिख दें वैद्युत क्षेत्र। तो -q आवेश के कारण फिलहाल हमें लेना है, तो कैसे लें, ध्यान दें। EA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, R² होता है यहाँ R, लेकिन R दूरी कितनी है यहाँ, √R² + A²। ध्यान दें, √R² + A², ये है। लेकिन साथ फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये फॉर्मूला होता है। तो R² है यहाँ, तो यहाँ दूरी का काम कितना कर रहा है, √R² + L²। तो इस पर हमने स्क्वायर भी लगा दिया क्योंकि फॉर्मूला में होता है। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, EA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² + A², ये हमें चीज़ यहाँ मिलेगी। सेम +q बिंदु आवेश के कारण निकालें, +q बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा +q बिंदु आवेश के कारण, EB = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/। अब बात करें दूरी की, दूरी क्या है, तो दूरी ध्यान दें, यहाँ भी दूरी सेम है, √R² + L², बिंदु B से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर होने के बाद सेम हमें चीज़ मिलेगी, R² + A²। एक चीज़ ध्यान दें, EA और EB दोनों आंकिक मान में एकदम बराबर हैं, ये भी सेम है और ये भी सेम है। इसे ध्यान रखना, इसका भी आगे आपको यूज़ मिलेगा। अब दोनों का परिणाम ही निकालना है, तो EA व EB का परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र मैंने अभी बताया था कि अगर दिशाएं एक जैसी हों तो जोड़ देते हैं, विपरीत हों तो घटा देते हैं। तो ध्यान दें, न तो इनकी दिशा, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, ये तो ना तो ये विपरीत दिशा में हैं और ना ही समान दिशा में हैं। तो इनके लिए सदिशों के परिणामी का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, E = E, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक सूत्र होता है E = ER लगा सकते हो यहाँ, या फिर E ही रहने दो, कोई बात नहीं परिणामी की, √EA² + EB² + 2EA EB cos θ। अब आप सोच रहे हैं ये कौन सा फॉर्मूला है, तो आज तक हमने नहीं पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला है, आप याद करें। 11th क्लास में आपने
दो सदिशों का परिणामी का एक फॉर्मूला लिखा होगा। आर बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखें, आपको शायद समझ में आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा, नहीं है तो आप अब कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सदिशों के परिणामी का एक यहाँ फॉर्मूला हुआ करता था, क्लास 11th में फिजिक्स में था। तो वहीं से क्या है कि ये केवल मान बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, फॉर्मूला वही, आर की जगह पे ई है, सॉरी ए की जगह पर बी की जगह पे ई बी है, ई और ई बी वही है, cos थीटा लगा दिया। और दूसरी बात, थीटा यहाँ थीटा न होगा, यहाँ 2 थीटा है। कितना है? 2 थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा जो है दोनों सदिशों के बीच का कोण होता था। यहाँ दोनों सदिशों के बीच का कोण ये थीटा और ये थीटा, तो 2 थीटा है टोटल। कितना है? 2 थीटा। इस चीज़ को आप जब सॉल्व करोगे ई और ई बी का मान रखते हुए और cos थीटा का मान रखते हुए, तो आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र पर पहुँचोगे। फिलहाल मैं इसे, आप इसे नोट करें, मैं ऊपर से इसे हटाऊंगा। चलो ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, ई ए और ई बी मैंने बताया था, ई और ई बी दोनों बराबर हैं, तो क्यों ना हम ई बी की जगह पर भी ई ए ही रख लें, इससे हमें सुविधा होगी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, ई बी की जगह पर भी मैंने ई ए ही रख लिया है, क्योंकि दोनों चीज़ें कैसी हैं? बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप न रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान भी रख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, तो ये सुविधा रहेगी आपके लिए। प्लस ये ई ए है, और ये भी जब ई बी भी ई ए हो जाएगी तो ये ई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 ई ए स्क्वायर और cos 2 थीटा। समझ में आई बात? क्या कर दिया केवल, क्योंकि ई बी बराबर ई ए है, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया है इसमें। आगे बढ़े तो ई इक्वल टू ई ए स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 ई ए स्क्वायर प्लस 2 ई ए स्क्वायर cos 2 थीटा। समझ में आई बात? फिर ध्यान दें, ई इक्वल टू, इसमें कुछ कॉमन है, 2 ई ए स्क्वायर, ये चीज़ कॉमन होगी। ध्यान रखना, ये ए केवल बेस में है, ये केवल ये बता रही है कि बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका कोई महत्व नहीं है, यहाँ केवल सफिक्स में है, ये ध्यान रखना। तो 2 ई ए स्क्वायर बचेगा क्या? यहाँ 1 प्लस, और यहाँ क्या बचेगा? cos 2 थीटा। ठीक है, तो E इक्वल टू, और इसे सॉल्व करें तो 2 ई ए स्क्वायर cos 2 थीटा का और एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वही चीज़ यहाँ है, यहाँ 1 तो है ही, और इसकी जगह पे क्या रखोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस वाला एक माइनस वाला है। अब इन ब्रैकेट के भीतर इनका गुणा करें तो 2 का 2 से करोगे तो 4 ई ए स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। ये पूरी चीज़, ये पूरा जो इसमें व्यंजक है, इससे आप क्या कर सकते हो? इस वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हो। 4 तो हो जाएगा, 2 ई ए स्क्वायर हो जाएगा ई ए, और cos 2 थीटा कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, सॉरी, ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक, अब ई ए बराबर 2 ई ए का मान रखें फटाफट। ई ए कितना है? Q/4। ई इक्वल टू ई ए का मान रखें तो 2, और ई ए कितना है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये यही चीज़ है, केवल Q मैंने आगे लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद 2 ई ए हो गया। cos थीटा की वैल्यू और लिखनी है। अब cos थीटा बराबर होता क्या है? cos थीटा बराबर त्रिकोणमिति आप पढ़ चुके हो, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। cos थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण। अब cos थीटा कितना? ये थीटा है, तो इसके लिए आधार क्या है? a, और कर्ण क्या है? √r स्क्वायर प्लस एस। ध्यान दें, इस थीटा के लिए ये आधार और ये कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ आधार कितना है? a, सॉरी ये यहाँ होगा a, और कर्ण कितना है? √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस पर भी एक ब्रैकेट लगा दें। अब ध्यान दें, मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ,
आप इसे नोट करें जल्दी। तो E इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अब एक चीज़ ध्यान दें, फिर हमें एक चीज़ मिल रही है, ये हमारी A ध्यान रखना, Q नहीं है, क्या है A। अब 2AQ, क्योंकि क्या होता है 2AQ बराबर होता है P, तो इन तीनों चीज़ों के स्थान पर हम P लिख सकते हैं। 2AQ इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2AQ की जगह पर क्या लिख सकते हो P। अब बात होती है इसकी, इसका क्या करना है, तो देखो एक घात तो ये इसको माने होल पावर माने तो एक मान सकते हो, इसकी होल पावर 1 और इसकी होल पावर माने तो कितनी है 1/2, तो इन दोनों घातों को जोड़ोगे तो r² + a² या कि इसकी घात होगी 3/2। भाई एक घात और आधी घात ये है, अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, हाफ पावर, और आधी एक और आधे को जब आप जोड़ोगे, क्योंकि गुणा में है तो घातें जुड़ी हैं, तो एक और आधे के जोड़ोगे तो 3/2 होते हैं, ये लगा दिए मैंने, दोनों की घातें जोड़कर यहाँ लिख दिए, क्योंकि एक जैसी चीज़ें हैं, गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ चुकी हैं। अब वही बात लिखी जाएगी जो पहले वाले में लिखी गई थी, यदि a छोटा है r से तब a² तो बहुत ही छोटा होगा किससे, r² से, तब a² को क्या करेंगे हम नगण्य मानने पर, इसीलिए क्या करेंगे हम इसको नगण्य मान लेंगे। कैसा मानेंगे, नगण्य, नगण्य मानकर हम a² को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ मिलेगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², इसकी घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/2 से 2 कटकर कितना रह गया, ये r3। ये हमें निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक यहाँ प्राप्त होता है। तो ये दोनों व्यंजक आपको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में आपको अच्छे से एक दो बार और कंठस्थ करके बार बार इसको करना है, प्रैक्टिस करना है। दो बातें याद रखना, एक तो ये आपको हमें कहाँ पहुँचना ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दूसरी बात आपकी शुरुआत सही होनी चाहिए। बीच में मैं गारंटी लेता हूँ अगर ये चीज़ आपको याद हो गई अच्छे से, तो बीच में आप 100% इस पूरी जो चीज़ है इसको आप आसानी से सरल करके यहाँ तक पहुँच सकेंगे। अन्यथा आपको ये याद नहीं है तो आप कभी भी इस डेरिवेशन को नहीं कर सकते। तो आप ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें, सभी व्यंजकों के लास्ट स्टेज पर ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और ये जो डायग्राम बनना है ये आपके दिमाग में होना चाहिए बस। तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अगली वीडियो जल्दी उपस्थित होगी। धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और, अगर ये वीडियो कम समझ में आई है या फिर पिछली वीडियो आपने देखी ही नहीं है, तो पिछली वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। पिछली वीडियो को मैंने शुरुआत से बनाया है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो हैं। यूट्यूब पर मैं गारंटी लेता हूँ उससे अच्छी वीडियो आपको कहीं भी बिगिनर्स के लिए मिल नहीं सकती है, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।